आप सभी को नमस्कार। साथियों, आज 25 अक्टूबर है। हम सभी के बेहद प्रिय रचनाकार मृदुला गर्ग जी का जन्मदिन। उनकी रचनात्मक सक्रियता से और साहित्यिक अवदान से हम सभी भली भांति परिचित हैं। उनकी इच्छा तो इस बार भी नहीं थी कि उन पर एकाग्र जैसा कुछ हो, मगर हमारी जिद, आप मित्रों की मांग कुछ ऐसी रही कि उन्हें आखिरकार झुकना पड़ा। और हमें बेहद खुशी है कि उन्होंने इसके लिए कुछ उलझे हुए मन से ही सही मगर स्वीकृति दी, क्योंकि मित्रों इस बहाने हम लोग साहित्यिक सांस्कृतिक परिदृश्य की जो अपनी एक भरी पूरी परंपरा है उसमें अवगाहन करते चलें। यही तो उद्देश्य है किसी भी एकाग्र का। तो आज से यह एकाग्र शुरू हो रहा है और एक एक कर तमाम वक्तागण आएंगे और मृदुला गर्ग जी की रचनाओं पर अपनी बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे। और साथ ही चूंकि इस एकाग्र की जैसी रूपरेखा है, वे उनसे जुड़े अपने संस्मरण भी हम सभी के साथ साझा करेंगे। आप में से अधिकांश मृदुला गर्ग जी के कामों से और निजी साहित्यिक परिचय से अवगत हैं, फिर भी एक रेडी रेफरेंस के लिए हम कुछ बातें, कुछ खास खास बातें यहां पर रखते चलते हैं और उसके बाद हम आज के वक्ता को सुनेंगे। रंगकर्मी और अभिनेत्री असीमा भट्ट जी को सुनेंगे। मगर कुछ देर के लिए मृदुला गर्ग जी के बारे में चीजों को एक बार रिफ्रेश करते चले। मृदुला गर्ग जी का जन्म 25 अक्टूबर 1938 को कोलकाता में हुआ। उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में एमए किया और इंद्रप्रस्थ कॉलेज और जानकी देवी कॉलेज दिल्ली में कुछ कुछ वर्षों तक अध्यापन भी किया। 1960 से 1963 उनके घर में साहित्यिक माहौल था। वे स्वयं कई बार इस बात को बता चुकी हैं कि कैसे उनकी मां अपने बच्चों को कम और पुस्तकों को अधिक प्यार करती थी। कभी उनके घर में अगर खाना उस स्वाद का न बना हो जिसकी अपेक्षा की जाती है, तो मृदुला जी याद करती हैं और कहती हैं कि संभव है उस समय उनकी मां किसी बेहद पठनीय, बेहद रुचिकर पुस्तक को पढ़ने में डूबी हुई हो। पिता की ओर से भी उन्हें कुछ ऐसे संयोग, कुछ ऐसे अवसर मिले कि तमाम साहित्यिक रचनाओं को वे उनसे भी सुनती रही। शेक्सपियर के अपेक्षाकृत कुछ ज्यादा कहिए बोल्ड माने जाने वाले सोनेट्स भी मृदुला गर्ग जी अपने पिता से सुनती हैं। और 20वीं सदी के 70 के बिल्कुल शुरुआत में उनका रचनात्मक लेखन आरंभ होता है और एक के बाद एक कितने उपन्यास, कितनी कहानियां हमें उनके माध्यम से प्राप्त होती हैं। हमें यानी हिंदी समुदाय को, हमें यानी भारतीय साहित्य को। उपन्यास हो, कहानियां,
नाटक, निबंध, यात्रा साहित्य, स्तंभ लेखन, व्यंग, संस्मरण, कई कई विधाओं में हम मृदुला जी को बेहद बेहद सक्रिय पाते हैं। जब तब उन्होंने अनुवाद कार्य भी किया। उनकी रचनाओं के सफल जो रंगमंचीय प्रस्तुति है वे भी होती रही हैं अलग अलग समूहों की ओर से। तो आइए मित्रों, हम सीधे अपने वक्ता की ओर चलते हैं, असीमा भट्ट जी की ओर चलते हैं और उनसे यह कड़ी आरंभ हो रही है। यह भी बेहद खुशी की बात है। सर्वप्रथम असीमा भट्ट जी का हम लोग स्वागत करते हैं। जी नमस्कार असीमा भट्ट जी, स्वागत। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। स्वागत है आपका। और मित्रों, असीमा भट्ट जी रंगमंच से, अभिनय से तो जुड़ी हुई हैं और साहित्य के साथ भी इनका जिस तरह का मुझे लगाव है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज तो मैं बोल ही रहा हूं, नहीं आ रही। संभवतः कोई गड़बड़ी होगी, तो आप अपनी बात को आरंभ करें असीमा जी। आप मेरी अपनी आवाज बात आ को, रही है क्या? जी जी आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मित्रों, हो सकता है कुछ तकनीकी गड़बड़ी हो, मुझे नहीं सुन पा रही हैं असीमा जी, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि यह तकनीकी गड़बड़ी शीघ्र ही समाप्त होगी और हम उन्हें सुन पाएंगे। जी आपकी आ रही है और कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो और आप अपनी बात रखें। मैं आपको स्क्रीन पर ला रहा हूं। जी जी आप अपनी बात रखिएगा। अभी हमने असीमा जी से बात की फोन पर और उनसे अनुरोध किया कि चाहे तकनीक हमारी जितनी परीक्षा ले, हम हार नहीं मानेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी मुझे बात सुन पा रहे हो, बिल्कुल। क्योंकि मुझे टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम की वजह से आवाज नहीं आ रही है। आप सर हिला के बताएं कि आपको आवाज आ रही है। ओके, आ रही आ, है। आ रही ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ इस उम्मीद में कि सबको सुनाई दे रहा है। तो बिल्कुल। अर्पण कुमार जी, स्वागत। आपको कि मुझे ये मौका दिया, और जितने भी लोग यहाँ मुझे सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, उनको नमस्कार। मृदुला जी, धन्यवाद। सबसे पहले आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा सौभाग्य है मैम कि मैं आपसे 1 to 1 जुड़ी आत्मीयता के स्तर पे। तो ये मेरा सौभाग्य मानती हूँ मैं कि मैं आपसे जुड़ी, और ये कहानी बहुत ही खूबसूरत है, मृदुला जी से जुड़ने की कहानी। सबसे पहली बात तो ये था कि मैंने एक किताब पढ़ी जो उन दिनों बहुत चर्चा में थी, कठगुलाब। तो उसमें एक तो वो स्त्री पूरा कितनी बढ़िया वो नॉवेल है, उनका संक्षिप्त नॉवेल मैं मानती हूँ। और उसमें कई स्त्रियां हैं, जैसे स्मिता है, नमिता है, और लगभग उसमें 8-10 लड़कियों की ही कहानी है। और सभी एक तरह की अपने मयार की औरतें हैं, बहुत बिंदास हैं, बहुत बोल्ड हैं, और बहुत वो अपने फैसले लेने में सक्षम हैं। लेकिन उसी में मैं पढ़ते पढ़ते जब आई एक बढ़ती गई आगे, तो उसमें एक कैरेक्टर आई असीमा। उन्होंने हर इसमें कहानी में जो मुख्य पात्र हैं, तो हर पन्ने पर मुख्य पात्र के नाम से
उनको लिखा है, जैसे उन्होंने स्मिता को इंट्रोड्यूस किया है। तो असीमा आई, और असीमा के बारे में पहला ही जो पैरा था, वो मैं चौंक गई कि अरे ये तो सचमुच मेरे लिए लिखा गया है। वो ये था, लीजिए आप लोग सुने। मेरा नाम असीमा है। कभी सुना है किसी लड़की का नाम असीमा? नहीं ना। अलबत्ता पुरुषों का सुना होगा असीम। सारा खेल मेल शॉविनिज्म का है। बंधन में बंधे रहने का ठेका औरतों ने जो ले रखा है। तो मैंने कहा यार ये तो मेरी बात हो रही है। तो न, बहुत अच्छा लगा, और पूरा मैंने उसको पढ़ा, और उसके बाद मुझे लगता रहा कि कट गुलाब जैसे जो पता नहीं वो कहानी मानती हैं या उपन्यास, मैं तो कहूँगी कि वो एक महिलाओं का की जो गाथा है, उनके जो दर्द है, उनके जो इतिहास रहे हैं, पूरी परंपरा के साथ, समाज के साथ जो उनका स्ट्रगल रहा है, और जो जिन औरतों का विरोधी स्वर रहा है, उस पर उन्होंने बहुत मुखर होकर लिखा है। और उसमें वो सारी औरतें एक साथ जैसे एक जमात में खड़ी होती हुई दिखाई देती हैं। तो मैंने बहुत बार सोचा कि इस पर कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। बहरहाल वो हो नहीं पाया। पर एक दिन की बात है कि राजेंद्र यादव जी के यहाँ मैं बैठी थी। राजेंद्र यादव जी को सभी जानते होंगे। राजेंद्र यादव पढ़ते बहुत थे, और पढ़ते ही नहीं थे, वो दूसरों को पढ़ने के लिए उकसाते भी थे। तो उन्होंने एक बार मुझे कहा कि तुम्हें मृदुला गर्ग की कुछ कहानियाँ करनी चाहिए। तो मैंने कहा हाँ, मैंने भी सोचा था। तो फिर बात हुई कि अरे हाँ, तूने ना एक अनजान औरत का ख़त किया है। इससे पहले मैंने एक नाटक किया था, एक अनजान औरत का ख़त। तो वो उन्होंने देखा था, उन्होंने कहा तूने जैसा किया है ना, उनका एक बहुत ही बढ़िया सा है, शहर के नाम, तो उसे कर लो। मैंने कहा ठीक है। सोचा मैंने इस तरह से, और उसके बाद तय हुआ कि शहर के नाम और मीरा नाची, क्योंकि कुछ कहानियों की किताब उन्होंने ही दी मुझे, राजेंद्र यादव जी ने ही दी। और तब तक मैं मृदुला जी से मिली नहीं थी, पर मिलने के लिए बेचैन थी। और ये देखिए कि इत्तेफाक होता चला जा रहा था। एक कहानी पढ़ी, बात ख़त्म हो गई थी, दब गई थी। फिर दोबारा मिलना हुआ एक किसी से, राजेंद्र यादव जी से, और उन्होंने सुझाव दिया कि इस पर काम करो। तो था कि अब परमिशन की बारी आएगी कि कैसे जी। तो था कि अब उनसे मिला जाए, मृदुला जी से, और मिल करके उनसे परमिशन लिया जाए, क्योंकि कोई भी लेखक या लेखिका अगर है तो उनसे बिना परमिशन के तो काम नहीं किया जा सकता। मैं कहानियाँ पढ़ती रही, तैयारी करती रही, और उनसे मिलने का भी मैंने सोचा। और मुझे नंबर मिला, एएनएसजी से ही नंबर मिला। तो मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने बताया कि मैम ऐसी ऐसी बात है और मैं करना चाहती हूँ। तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि उन्होंने कोई मतलब ये नहीं दिखाया कि हाँ मैं बहुत वरिष्ठ लेखिका हूँ और तुम्हें मैं कैसे परमिशन दे दूँ। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं, इतने सहज भाव से उन्होंने मुझ पे कहा हाँ हाँ करो, बहुत अच्छा लगेगा, ज़रूर करो, तो मिलते हैं। और तब उस कहानी को मेरे उस समय जो एनएसडी के डायरेक्टर थे, देवेंद्र राज अंकुर, वो उसको उन्होंने कहा था कि हम डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो कहानियों का रंगमंच बहुत किया करते थे और उनकी पहचान बन चुकी थी कि कहानियों का रंगमंच यानी देवेंद्र राज अंकुर। तो हुआ कि ठीक है तो मिला जाए। तो उन्हीं के घर पे पहली बार मृदुला जी आई थी मिलने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैंने उनको देखना है जिन्होंने कठ गुलाब लिखा है। तो कठ गुलाब मुझ पे मतलब मैं मानती हूँ कि हिंदी साहित्य में एक ऐसी किताब है। और मैं यहाँ अभी भी बताना चाहूँगी लोगों को कि मुझसे काम तो नहीं हो पाया, क्योंकि ना मैं नाटक कर पाई और ना फिल्म बना पाई, क्योंकि फिल्म के लिए जो धन चाहिए वो मेरे पास है नहीं। लेकिन मुझसे आश्चर्य होगा लोगों को जान के, ख़ास करके मृदुला जी को, मुझसे जब भी किसी ने पूछा कि कोई अच्छी कहानी बताओ
जिस पे फिल्म बन सके। तो मैं तपाक से कहती हूँ कि कठगुलाब आप पढ़िए, आपने नहीं पढ़ा है तो, और देखिए कितनी अच्छी कहानियाँ हैं। क्योंकि जो भी फीमेल ओरिएंटेड फिल्में बनी हैं हिंदी सिनेमा में, उसमें जो बात है स्त्री के पूरे संघर्ष से लेकर के पैट्रियार्टिक जो स्ट्रगल है, उन सब की बात उसमें आती है। तो मैंने कहा कि और वो निकलती हैं, वो पीड़िता बन के नहीं रह जाती हैं, वो छटपटा के घायल हिरनी जैसी नहीं रहती हैं, वो कोई रास्ता निकालती हैं। तो मैंने बहुत से लोगों को कहा, वो हुआ नहीं। बहरहाल, तो मृदुला जी को पहली बार मैंने देखा, वो आई मिलने, और मैं बहुत एक्साइटेड थी उनसे मिलने के लिए। और वो उस दिन बहुत सारा घर से अपने हाथों से बना के ढेर सारा खाना बना कर लेकर आई थी। शायद मृदुला जी को याद हो। और मैं तो कि यार इतना अच्छा लिखती भी हैं, इतना अच्छा खाना भी बनाती हैं, और छक के खाया हमने खाना, बहुत मज़ा आया। और बहुत सी बातें की, और मैं बार बार असीमा असीमा पे ही, तो वो कहते ना, तुमने वो पढ़ के अपना नाम रखा क्या? मैंने कहा मैम बिल्कुल भी नहीं, मैंने इससे पहले असीमा नाम किसी लड़की का नहीं सुना था। तो मुझे तो बड़ा इत्तेफाक सा लगा कि मैं उस और कठगुलाब के बारे में जानती थी। कठगुलाब में कोई असीमा चरित्र है ये मुझे नहीं पता था। तो मैंने वो क्या, ये एक तरह से नाम का मिलना, ये इत्तेफाक था। और मृदुला जी से मिलना मुझे लगता है कि ये निर्धारित था, जैसे डेस्टिनी जिसे कहते हैं, कि तभी उन्होंने सोचा होगा असीमा जैसा कैरेक्टर। और जो लोग मुझे जानते हैं कि मेरे व्यवहार में, मेरी बातचीत में, या अपनी बातों को कहने में मैं इतनी स्वतंत्र महसूस करती हूँ कि कई बार अपने लिए ख़तरा पैदा कर लेती हूँ। क्योंकि जो नहीं समझते उनको लगता है कि मैं बहुत मूडी हूँ, पर मुझे वन टू वन यानी कट टू कट बात करने की आदत है, जो कि उनकी असीमा में भी है और इस असीमा में भी है। बहरहाल, उस दिन बहुत देर तक हम लोगों ने बातचीत की, टाइम बिताया, खाना पीना खाया। मुझे याद है उन्होंने अपने विदेश यात्रा के बारे में भी बताया था, और लगातार वो लिख रही थी। फिर उनकी बहन मंजुल भगत जी भी बहुत अच्छी लेखिका थी, उनकी भी चर्चा हुई। और फिर बातों बातों में मैं चित्रा मुदगल जी से मिली, तो एक रिश्ता और निकल आया, क्योंकि चित्रा मुदगल जी मुझे बेटी मानती रही हैं। तो इस तरह से देखा कि जब हम नहीं मिल रहे थे तो नहीं मिल रहे थे, जब मिले हम आपस में, तो कितनी सारी कड़ियाँ आपस में जुड़ गईं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उनकी सहजता, उनका अपनापन, और उनका मीठा स्वभाव। और इतनी बड़ी लेखिका, लेकिन लेखिका होने का उनको कोई ये नहीं था कि क्या उनके उसमें कोई ये है कि बनावटीपन नहीं था जो मुझे दिखाई दिया। और बहुत खुल के सहज होकर बात करती थी। मुझे तो उन दिनों की विदेशी यात्राएं भी बहुत याद थी। उन्होंने बहुत कुछ डिस्कस किया था, और कोई एक कैरेक्टर था उन्हीं के नावल का, तो मैंने पूछा था ये कहाँ से आया, तो उन्होंने बहुत मुस्कुरा के एक जैसे होता ना कि एक ही बार में सब जान लोगी, तो इस तरह से वो बातचीत हमारी थी। फिर हमने वो कहानियाँ करना शुरू की, और बीच में कहीं कुछ गलतफहमी कह लें, जो भी कह लें, अंकुर जी वहाँ से निकल आए। और तब तक मेरी मेहनत काफ़ी हो चुकी थी, एक काफ़ी रीडिंग, उसकी रिहर्सल की नाटक की तैयारी। तो मुझे था कि नहीं, मुझे तो करना ही है, क्योंकि मैं अपना 2-3 महीने झोंक चुकी थी उसमें, लगातार पढ़ना, लिखना, नोट्स बनाना, और करती चली जा रही थी। शहर के नाम मुझे कई मायने में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो एक ऐसी लड़की है जो बहुत दिल्ली की रहने वाली लड़की है, पढ़ी लिखी हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रही हैं, बड़े एक हाई क्लास सोसाइटी की बेटी हैं, और वो अपनी जर्नी यानी अपने आप को डिस्कवर कर रही हैं। और उस डिस्कवरी में कहीं ना कहीं उनका कहीं उसका सोसाइटी और फैमिली का जो स्टेटस है उसके आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, या कई बार लगता है कि वो किसी टर्मोइल में है।
तो ये सारी बातें थी। तो चूँकि मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ऐसे कैरेक्टर बहुत अट्रैक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, क्योंकि मैं जो साइकोलॉजिकल नुआंसेस हैं ह्यूमन नेचर के, उसको जो है मैं लैपटॉप की पता नहीं, अभी तक तो सुनाई अच्छा दे रहा था, कहाँ से क्या दिक्कत आई। तो बहरहाल मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी बात जितना भी हो सके स्पष्ट तौर पे सुनाई दे। तो जो मैं शहर के नाम, जो मृदुला, ये किताब देखिए कि अभी भी मेरे पास है, और आप लोग बने रहिए। तो मैं इसमें से कुछ पढ़ के भी सुनाऊंगी, और क्योंकि बहुत दिन हो गया तो याद तो नहीं है। जब अर्पण भाई ने मुझे ये अवसर दिया, तो मुझे याद आया कि ये किताब मेरे पास है, और मैंने इसे ढूंढ कर निकाला, और इससे अभी मैंने इसमें जो जहाँ जहाँ मैंने नोट्स लिए हैं वो सब भी इसमें दिखाई दे सकते हैं। मैंने लाइन लगाया, पेन मार्क किया है, सब कुछ। तो अ, उसमें से अंकुर जी तो उससे वॉकआउट कर गए थे, लेकिन मैं करने की ज़िद में थी। फिर उसके बाद मैंने मृदुला जी से भी बात की थी कि करनी है, और उन्होंने भी कहा कि देख लो तुम। उसके बाद फिर राजेंद्र यादव जी से मैंने बात की, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, तुम्हें बिल्कुल करना चाहिए, इतनी अच्छी कहानियाँ हैं, और मृदुला गर्ग को इतने लोग पढ़ने वाले हैं, तो तुम पढ़ो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हमने एक दिन जाके हैबिटेट सेंटर में बात की। मैंने हैबिटेट सेंटर में जाके मैंने बात की कि मैं ऐसे ऐसे हूँ, असीमा भट्ट हूँ, और उनकी कहानियाँ करना चाह रही हूँ, 2 कहानियाँ हैं। हैबिटेट वालों ने भी बहुत मुझे रिस्पेक्ट दिया, क्योंकि उससे पहले मैं वहाँ पे एक अनजान औरत का ख़त कर चुकी थी। उन्होंने देखा था और वो मुझे जानते थे, मेरा शो उन लोगों को पसंद आया था। तो कुल मिला के एक ये इमेज था कि ये ठीक ठाक परफॉर्मर है, और ये ब्लेसिंग भी कह सकते हैं कि एक काम को होना था, तय था, नियत था सब कुछ, कि कैसे मृदुला जी से मिलना, फिर कैसे तय होना। क्योंकि कहानियाँ, ये भी मैं सच बता दूँ कि मैंने उन दिनों और भी कहानियाँ पढ़ी कि बेटर परफॉर्मेंस किन कहानियों पे हो सके। कुछ और भी लोगों से पूछा था, और कुछ एनएसडी की लाइब्रेरी में जा कर के मैंने पढ़ा, तलाश किया। पर मुझे शहर के नाम ने बार बार जो है, 2-3 और कहानियों को पढ़ने के बाद, यहाँ तक कि मैंने नोट भी बनाया था कि 2-3 कहानियाँ जो हैं इसमें से चुनना जिसे कहते हैं कि इसे किया जाएगा। लेकिन सच पूछें तो ये कहानी शहर के नाम मुझे बार बार जो है कि मुझे अपनी तरफ जैसे खींचती रही, बुलाती रही कि मुझे करना चाहिए। जबकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि कठगुलाब से प्रभावित थी, और कठगुलाब करने में मुझे लगा कि नहीं, उसमें बहुत चैलेंजेस हैं, और वो मुझसे अकेले हो नहीं पाएगा, क्योंकि एकल करना था। और मेरे दिमाग में था कि कठगुलाब जब भी हो, तो उसकी जितने भी मुख्य पात्र हैं, उन सब एक एक लड़की एक एक कैरेक्टर करे। तो ये डिज़ाइन मेरे मन में था, और उसके लिए था कि या तो मैं इतनी लड़कियां इकट्ठा करूं, एक्ट्रेस, और उनको पैसे दूं, तब हो पाएगा। और सच पूछिए तो मेरे मन में ये सपना आज भी है कि कठगुलाब को मैं डायरेक्ट करूं, चाहे जैसे भी हो। अब ये पता नहीं कब होगा, और आप सब लोग अभी जो सुन रहे हैं मुझे, अगर सब लोग मिलके ब्लेसिंग करें, प्रे करें। कहते हैं कि जो यूनियन में जो प्रेयर्स होते हैं ना, ग्रुप में, वो ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को जल्दी सुनाई देता है, और वो एक्सेप्ट हो जाता है। तो खटगुलाब तो कहीं पीछे रह गया, मतलब नहीं करना ये नहीं, पीछे रह गया। और शहर के नाम ने बहुत मुझे हॉन्ट किया कि मुझे यही कहानी करनी चाहिए। तो मैंने इसको चुना, और साथ के साथ मैंने कि एक आइडियल टाइम होगा लगभग 1-1.5 घंटे का, तो मीरा नाची थी। एंड दोनों कहानी बिल्कुल अलग थी। शहर के नाम की जो नायिका है, वो एक दिल्ली की नायिका है, एक हाई क्लास सोसाइटी की नायिका है। वो एक वो एक ऐसी नायिका है जो महानगरीय सभ्यता में पली बड़ी हैं,
और वो सब कुछ जानती हूँ। और ये जो लड़की है, मीरा नाचिक की जो लड़की है, वो आम मिडिल क्लास की लड़की है जिसको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है। वो बस घर का काम करती हैं, जो आम तौर पर एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि एक लड़की सिर्फ थोड़ा बहुत घर का काम काज जान जाए, पढ़ लिख जाए तो उनकी शादी हो जाएगी। पर मीरा नाचिक की वो लड़की जो एक साधारण घर मिडिल क्लास की लड़की है, वो उस तरह पढ़ी लिखी नहीं है। लेकिन वो एक दिन जब कपड़ा सुखाने जाती हैं छत पे, तो देखती हैं कि पड़ोस में एक लड़का है जो पतंग उड़ाता है, और उसे वो देखती हैं। और एक तरह का बड़ा ही मधुर सा एक इमोशन है जो उसमें डेवलप होता है। वो उसको देखती है, वो उराले बाल वाला डिस्क्राइब। अच्छा, मीरा नाची जब मैं कर रही थी तो तब मैंने थोड़ी बहुत कथक सीखा था बहुत पहले। और उसके बाद एनएसडी आई, तो एनएसडी में रीता गांगुली जी जो मेरी बहुत बड़ी टीचर हैं, गुरु माँ हैं, उन्होंने मुझसे क्लासिकल ड्रामा करवाया था, विक्रमो उर्वश्यम, कालिदास का ड्रामा है। तो विक्रमो उर्वश्यम में जब उन्होंने मुझे उर्वशी के रोल के लिए चुना था, तो उन्होंने उस कैरेक्टर को समझाते हुए कहा था कि ये स्वर्ग की सबसे बड़ी नायिका थी, तो वो हर हर नृत्य में निपुण थी। तो उन्होंने बहुत सारे नृत्य की जो विधाएं थी वो सिखाया था। तो तभी मैंने कुछ कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम भी सीखा था, और कथक तो था ही प्रैक्टिस में, तो मैं कथक भी कर लेती थी। तो जब मीरा नाची मैंने पढ़ा, तो उसका जो पहला ही पैरा है, तो मुझे लगा ये किसी भी कथक के नर्तकी के लिए बहुत सटीक है, क्योंकि जो तबले के बोल होते हैं ना, उस तरह से उसकी लाइनें थी। लीजिए सुनिए, इस तरह से था: धारो धार बारिश के बाद धूप निकली थी, चटकीली चमकीली, हवा भी बह रही थी पर वैसे नहीं जैसे पहले चल रही थी। पेड़ों की फुंगियाँ अब भी हवा में झूम रही थी। अगर जड़ें गहरी ज़मीन में नहीं धसी होती तो कब की हवा में उड़ जाती। तो इस तरह से तबले के बोल की तरह उनकी लाइन थी, और जो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने दोनों कहानियों को मिला के किया, शहर के नाम अलिए। और हैबिटाट में शो हुआ था, 2 दिन हुए थे। मैं साल तारीख सब भूल गई हूँ। लंबा अरसा हुआ दिल्ली छोड़े भी, मैं 12 साल से तो अब मुंबई में हूँ। लेकिन बहुत से लोग आए, थिएटर के भी जो आर्ट लवर हैं, पत्रकार, काफ़ी अखबारों में बहुत अच्छा रिव्यू छपा था। मृदुला जी भी दोनों दिन प्ले देखने आई थी, और मुझे याद है एक बहुत खूबसूरत सा फूलों का गुलदस्ता, फूलों का गुच्छा लेकर के मेरे लिए आई थी वो। तो ये सारी मेमोरी है, और उनको भी मेरा प्ले अच्छा लगा करना। और मुझे याद है कि मृदुला जी से जब भी मेरी बात होती कहती फिर करो ना। तो ये सबसे बड़ी सफलता होती है एक परफॉर्मर की, कि जिनकी रचना है उनको पसंद आए, और वो इस बात के लिए आग्रह करें कि फिर से कहीं मौका हो तो फिर से करें। और बिल्कुल मैं चाहती हूँ, बिल्कुल चाहती हूँ कि अगर ऐसा कहीं दोबारा अवसर मिला तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि एक तो किया हुआ है, और उनके उनके पाठक वर्ग हैं और मेरा अपना ऑडियंस है, तो ये संगत तो बड़ा अच्छा रहेगा। और अखबारों में भी इसकी काफ़ी चर्चा हुई थी। तो इसमें से शहर के नाम में जो मुझे मैंने अभी कुछ हिस्सा चुन के रखा है कि वो जो लड़की है वो कैसे शहर से बाहर जाती है और वो अपने पिता को खत लिखती है। मैं एक हिस्सा यहाँ पढ़ रही हूँ कि मैंने खत लिख डाला था बप्पा को, सोच कर देखती हूँ तो अब तक सबसे ज़्यादा खत मैंने पप्पा को ही लिखे। हाँ माँ को भी कम नहीं लिखे, पर उन्हें एक ही बात समझाने के लिए बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती थी। वो मुझसे जिरह या बहस नहीं करती थी, मेरी बात सुनकर हजम कर लेती थी। और बप्पा थे कि उसे चुभलाते चुभलाते रहते थे। मैं जो भी लिखती माँ का जवाब यही रहता था, तुम खुश रहो, मन लगाकर पढ़ो,
खुराफातों में मत पड़ो, तुम्हारे बप्पा को तुमसे बहुत आशाएं हैं, बेटा बेटी सब तुम ही होना। तो ये जो सिंगल बच्चे होते हैं जिनके उनका जो उनकी जो साइकोलॉजी होती है, माँ बाप दोनों की इच्छाएं, आशाएं, उम्मीदें जो अपनी सिंगल बच्चे से होती है वो उसमें दिखाई देता है, जो यहाँ उस पर वो कहती हैं। आगे वो लिखती है कि अकेली संतान, उनकी महत्वाकांक्षा तुम नहीं तो कौन पूरी करेगा। मैं तो यही चाहती हूँ तुम और तुम्हारे बप्पा दोनों खुश रहें और मेरे पास रहें। तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम्हारे बिना घर एकदम सूना लगता है। तो ये आज भी देखते हैं हम लोग कि कैसे बच्चे जब अपने माँ बाप से बाहर चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, तो उनकी जो मनस्थिति हो जाती है उसकी बात इसमें है। तुम लौट कर आओगी, सबसे मिलवाऊंगी। एक माँ की जो आशा है, वो कहते हैं कि दोस्त रिश्तेदार तुम्हारे बारे में पूछते रहते हैं, तुम लौट कर आओगी तो सबसे मिलवाऊंगी। पढ़ाई पूरी करके जल्द से जल्द लौटो, इसी इंतज़ार में तुम्हारी माँ। तो ये बहुत भावुक सा प्रसंग है एक बेटी और माँ के बीच में, और वो लड़की का अपने बाप से एक तरह का रिवोल्ट है कि उसे पिता समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। तो एक इस तरह से है। एक जगह वो लिखती है, वो लड़की काफ़ी वो आधुनिक लड़की है और काफ़ी बोल्ड हैं। तो जब मैं उसमें आगे प्रसंग आता है, अकेली जान मैं कहाँ तक तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं को ढोती फिरूंगी बप्पा, मुझे खुद को बांटने दो, देने दो ना। मैं प्यार बांटना चाहती हूँ सबके बीच, बहुत है मेरे पास, तुम्हें भी दूंगी, अथाह खजाना है, कभी नहीं चूकेगा सच। और लिखी तो डाला मैंने खत में बप्पा को। बप्पा यहाँ के पादरी कहते हैं मैं नन बन जाऊँ। यही है, वो डिस्कवर कर रही हैं, कभी कुछ चाहती कभी कुछ चाहती। नन बन जाऊँ, तब मुझे प्यार बांटने से कोई नहीं रोकेगा, मेरे प्यार के गलत अर्थ भी नहीं लगाए जाएंगे। अंग्रेजी जितनी भी खराब हो गई, जीसस क्राइस्ट से संबंध जोड़कर मैं सर्वथा मुक्त हो जाऊंगी। नन बन जाऊं क्या? आगे वो लिखती है, ये बात देखिएगा, एक बेटी लिख रही है अपने बाप से, पर कैसे बन सकती हूँ, मुझे बच्चे चाहिए, कम से कम 4 पालने को जो मिल जाएंगे, पर अपने पैदा करने को उन लोगों को मनाही है। पर मुझे तो चाहिए अपने भी, गोद लिए हुए भी। मैं शादी के बाद बच्चे पैदा करके बच्चे गोद लेकर प्यार बांटते रहना चाहती हूँ बप्पा, समझ में नहीं आता क्या करूँ, तुम बतलाओ ना बप्पा, मेरे प्यारे अच्छे बिग पप्पा, मुझे बताओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, फिर भी प्यार बांटना चाहती हूँ सबके बीच, मुझे बतलाओ ये कैसे संभव होगा, मेरे बहुत 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 प्यारे पप्पा। ये पूरा प्रसंग जो है खत के ही इसमें है, यानी अपनी बेटी ने अपने बाप को खत के माध्यम से अपने आप को उनको समझाने की कोशिश की है। अपनी जो पर्सनैलिटी है वो अपने पापा को जाहिर करना चाह रही है, और उसके जो बेटी और बाप के बीच के जो रिश्ते के ताने बाने हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि मृदुला जी ने इतनी खूबसूरती से समझा है उस कैरेक्टर को, और इतना बखूबी लिखा है कि ऐसे कोई भी महानगरीय लड़कियां जो अपने किसी ड्रीम को फॉलो करने के लिए कहीं जाना चाहती हैं, एक शहर से दूसरे शहर, या वो क्या चाहती हैं कई बार उन्हें ही नहीं पता, उनको अपने आप से नहीं पता। आज के खास करके आज के जनरेशन को लगता है कि दे हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन, सो व्हाट टू डू और व्हाट टू नॉट, तो वो डिस्कवर कर रही हैं। और मुझे लगता है अच्छा ये भी जीवन है, ये भी जीवन है। कभी वो नाटक करने लगती है, कभी वो बाहर चली जाती है पढ़ने हायर स्टडी के लिए, और कभी उसे लगता है कि वो नन बन जाए। तो सब कुछ एक एक्सट्रीम पर है, और ये यंग जनरेशन को ये कहानी ज़रूर पढ़नी चाहिए कि देखें, वो समझें कि कई बार आप किस तरह से
जीवन के आपाधापी में, भागा दौड़ी में एक एक्सट्रीम डिसीजन ले लेते हैं, जो कि कहा जाता है कि कई बार वो आत्महत्या की भी स्थिति आ जाती है। और मैं आगे ही इसमें पढ़ूंगी। उसको लगता है उनके पिता की तरफ से, उस बच्ची के पिता, लड़की के पिता की तरफ से जब ताल्लुकात कम होने लगते हैं ख़तों का, तो वो एक जगह लिखती है कि लगता है अब माँ मेरे ख़त बप्पा को नहीं दिखाती। बप्पा मेरी फीस और उसके साथ कुछ जेब खर्च सीधा कॉलेज भिजवा देते हैं। रसीद उन्हें मिल जाती है। मैं आजकल उन्हें ख़त नहीं लिखती। जब लौट कर जाऊंगी अपने शहर तो खूब समझा कर बात करूंगी उनसे। तुम्हारे पैसों से ही लौट कर आई हूँ बप्पा, तुम्हारे कमाए पैसे या तुम्हारी राय से मेरे कमाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे लौटना था, मैं लौट आई। अब से तुम्हारे जूते मैं पॉलिश करूंगी, शीशे से चमका करेंगे। पता है मैं कौन हूँ? द ग्रेटेस्ट पॉलिशर ऑफ द वर्ल्ड, द चैम्प। प्लेटें चमका कर एक्सपर्ट हो गई हूँ। किस तरह से बच्चे, लड़के लड़कियां जब हायर स्टडी के लिए बाहर जाते हैं तो उन्हें होटलों में, रेस्तराओं में काम करना पड़ता है। और इसने भी वही किया सर्वाइवल के लिए। पिता के पैसे मिलने के बावजूद इसने होटलों में डिश वॉशर का काम किया। तो ये देखिए कि क्या 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 हो रहा है। और ये मैं एक एक हिस्सा पढ़ रही हूँ। आप जब पूरा पढ़ेंगे तो शायद बेहतर रिलेट करेंगे, और आप लोग रिलेट कर पाएँ, इसलिए मैंने वो हिस्सा चुना है जिससे आप समझ सकें और पूरे उपन्यास के घटनाक्रम को और एक कैरेक्टर को, एक चरित्र को। क्या क्या हो गया माँ, मैं मदद करनी चाहिए थी निर्मल मन से, क्यों हुआ ऐसा? मैं बप्पा के आगे हार गई। ये दुख था, अब भी कहती हूँ दुख था। पीड़ित व्यथित बच्चे की तरह दिशा ढूंढ रहा था वो, दिशाहारा नहीं था, जीवन से हताश नहीं हुआ था, लौट आना चाहता था मेरी तरफ। लौटना चाहो और कोई बाह न पकड़े माँ। मैंने सोचा मैं उसे लौटा तो नहीं ला सकती, पर लौटने में थोड़ी बहुत मदद कर सकती हूँ। वो भूखा था, मैं उसे खाना खिला सकती थी। कमज़ोर था, बीमार था, सोने के लिए सिर पर छत और बिस्तर दे सकती थी। सोचा था 1-2 दिन आराम करेगा, भरपेट खाएगा तो निराशा पर विजय पा लेगा, जाएगा तो ज़िंदगी जीने की भरपूर लालसा लेकर। पर वो ड्रग खाता ज़रूर था कुछ समय पहले। हाँ, ड्रग एडिक्ट था, इसीलिए माँ बाप ने घर से निकाल दिया था। देखिए कि कितने प्रसंग आ रहे हैं। आज के जनरेशन की जो समस्याएं हैं कि एक तरफ स्टडी है, एक तरफ करियर की समस्या है, और दूसरी तरफ कैसे आप ड्रग्स की गिरफ्त में आ जाते हैं। और देखिए इन्होंने इतना पुराना, बहुत साल पहले इन्होंने लिखा है, और कैसे आज के जनरेशन की जो मुश्किल चैलेंजेस हैं, जिस हालात से, जिस समाज से, जिस दुनियादारी से वो लड़ रहे हैं, टू बी और नॉट टू बी, जिस तरह से शेक्सपियर ने कहा था। मैं पता नहीं बातों बातों में भूल जाऊंगी। एक बात मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि मृदुला जी की इन कहानियों का मंचन तो दिल्ली के हैबिटाट सेंटर में हुआ ही, अखबारों ने भी इसको बहुत जगह दी, तारीफ़ की, बल्कि दिल्ली दूरदर्शन के कुछ लोग उस हमारा नाटक देखने आए थे। और जब वो आए थे उसमें से राकेश जी थे, शायद राकेश त्यागी जी थे, दूरदर्शन में थे उन दिनों। और उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन करके कहा कि असीमा, मृदुला जी की वो कहानी मीरा नाची दूरदर्शन के लिए हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो तो स्टेज पे हुआ था, कैसे होगा? उन्होंने कहा बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे तुमने स्टेज पे किया है, हम उसको 3 कैमरे पे शूट करेंगे। और बिल्कुल वैसे ही हुआ। तो मीरा नाची दूरदर्शन ने भी शूट किया था, पता नहीं आर्काइव में है कि नहीं, मेरे पास नहीं है। और इसका मुझे अफसोस है कि मेरे काम का रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है। और मैं
अगर आज होता तो आज कम से कम क्लिपिंग दिखाई जाती। मैं तो यहाँ तक सोच रही थी कि मेरे पास फ़ोटोग्राफ्स भी नहीं है कोई एक मृदुला जी के साथ, जबकि उन दिनों हम कई बार मिले, लगातार मिले, हमने उनका शो किया, हमारी बातचीत होती थी। मैं उनसे पूछा करती थी कहानियों के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में, ताकि मैं और बेहतर समझ के बेहतर परफॉर्म कर सकूं। तो इसलिए एक कैरेक्टर को समझने के लिए एक एक्टर को राइटर से बार बार तारुफ में रहना, टच में रहना ज़रूरी था। तो वो सब प्रॉपर उन्होंने मुझे समय दिया। मुझे याद है कि मैं लगातार उन्हें फ़ोन करती रहती थी और वो फ़ोन पे मुझे मेरे जो भी क्वेरीज होते थे, मेरे जो भी क्वेश्चन होते थे, जो मैं समझना चाहती थी, तो वो मुझे हर तरह से सुलझाती थी। और दूरदर्शन में जब शो हुआ था मीरा नाची, तो वो अपने आप में एक तरह का पहला प्रयोग था। ये बताते हुए मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि कहानी मंचन डायरेक्ट जैसे मंच पे होता है, उसी तरह से दूरदर्शन के स्टूडियो में हुआ था। 3 कैमरा लगा था और वो सारा कुछ एक साथ रिकॉर्ड हुआ। और फिर बाद में दूरदर्शन ने उसको उन दिनों तो बार बार टेलीकास्ट किया था। मुझे उसका बहुत अफसोस है कि मेरे पास वो रिकॉर्ड नहीं है, और काश होता, क्योंकि मुझे याद है कि वो लड़की का बार बार ए लड़का अरे गिर जाएगा तू छत से। तो चूँकि पतंग उड़ाता रहा था सामने वाला लड़का, और वो उसको देखती थी, और उनके बीच जो एक तरह की मधुर सा एक प्यार तो नहीं कहना चाहिए, बड़ा ही सतही शब्द है आजकल प्यार, कि कोई भी किसी को कह देता है प्यार करता है, लेकिन प्यार के भी बड़े लेयर्स होते हैं, जैसे सरगम होते हैं, उस तरह से वो आ, तो मैं यही कहना चाह रही थी कि ये मेरा जो अनुभव रहा मृदुला जी से जुड़ने, उनकी कहानी करने, और उनकी कहानी मंच प्रस्तुति से लेकर के दूरदर्शन तक पे होना। और उन दिनों लोग मुझे बहुत जानने लगे थे जस्ट बिकॉज ऑफ यू मृदुला जी, कि मैं जब उन दिनों ये कर रही थी और इस कहानी का बार बार मंचन ये हो रहा था, टेलीकास्ट हो रहा था, तो लोगों के लिए मैं एक जानी मानी चेहरा बन गई थी। और ये मेरे लिए बहुत बहुत ही खुशी की बात है। पता नहीं कितना समय है, मैं इसका जो आखिरी हिस्सा है पता नहीं मैं पढ़ूं कि नहीं, समय है कि नहीं। तो मैं ये पढ़ना चाहूँगी थोड़ा सा, कि मैं आंखें बंद करके महल के सूखी घास परे अहाते में बैठ गई। अंधेरा और सन्नाटा गहराता गया, और उसी के साथ मुझे पूरी कहानी याद आ गई, जैसे उस दिन सुनी थी, बाहर भेजे जाने से पहले पूरी की पूरी कहानी। जी जी ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। हाँ, ध्यान से सुना मैंने। उन्हीं घोड़ों के बाल जड़े पैरों को, नाल लड़े जड़े पैरों की आवाज़ भी ये कहीं अस्तबल के आसपास भटक रही होगी उसकी आत्मा। अंधेरे में बिला राह टटोले उसी के सहारे मैं बढ़ती चली गई। मुश्किल वहीं या उस सुनसान सन्नाटे में आवाज़ को सुन पाना। सुनो, आओ इधर मेरे करीब आओ, मेरी कहानी सुनो, अनकही कहानी समझने की ताव है तो आओ, इसी ध्वनि के सहारे चली आओ। रास्ता पैरों के नीचे उस ज़मीन भर नहीं, पहचान मांगता है। तुम्हारे रास्ते की पहचान ये ध्वनि है मेरे पश्चात की। सुनो, पश्चात, टप 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 टप, कहाँ से कहाँ पहुँचा दी तुम लोगों की ध्वनि मेरे पश्चात की। तुम समझ पाओ, शायद, शायद नहीं, शायद नहीं, नहीं शायद।
उठकर टप 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 ठपक खो क्यों गई ठक ठक में, पदचाप क्यों गए। काफ़ी लंबा हिस्सा है ये। कहानी का अंत है, चरम जहाँ पे वो पहुँचने को होता है। तो इसका जो है अंतिम पायरा मैं पढ़ रही हूँ। पप्पा तो फिक्र मत करना, कोई नहीं जान पाएगा मैं तुम्हारी बेटी हूँ। अपनी जवाबदेही से मैंने तुम्हें मुक्त किया और ख़ुद को तुम्हारा स्वीकार पाने की लालसा से। ये मुझे बहुत ही मेरे लिए बहुत ही टची प्रसंग है, टची पैरा है कि कैसे वो लड़की एक जगह जा कर के इतनी डिनायल में चली जाती हैं एक्सेप्टेंस नहीं मिलने की वजह से। और वो जो आखिरी पायरा है उसमें वो अपना पूरा दर्द, पूरा जो उसका पेन है, वो कैसे वो लिख रही हैं कि पप्पा तुम फिक्र मत करना, कोई नहीं जान पाएगा कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। अपनी जवाबदेही से मैंने तुम्हें मुक्त किया और ख़ुद को तुम्हारा स्वीकार पाने की लालसा से। माँ तुम्हें प्रणाम, पर यह ख़त तुम्हें नहीं भेजूंगी। तुम ना जानो तो अच्छा है कि मैं अपने शहर लौट आई हूँ और ख़त भी नहीं लिखूंगी। ख़त लिखने की मेरी ज़रूरत आज ख़त्म हो गई। ये मेरा आखिरी ख़त है, इसे फाड़ूंगी नहीं। आखिरी वक्त आने पर अपने शहर के नाम छोड़ जाऊंगी, उस शहर के नाम जो मेरा अपना नहीं था पर जिसमें मेरे शहर की आत्मा थी। ये था मेरा निजी अनुभव और मृदुला जी की कहानियों को जानने का। मृदुला जी की कहानियों को जानने का और उनको दोनों को जानने का। मैं दिल्ली से मुंबई आ गई। मुझे तब भी उनकी बहुत याद आती रही और मैं बीच बीच में कभी फ़ोन के थ्रू, कभी व्हाट्सएप के ज़रिए उनसे बातचीत, चैट हो जाती थी। हालांकि अब मेरी आदत हो गई है कि मैं कम ही बात करती हूँ, अपने आप पे कंसंट्रेट हूँ, अपने काम पर, अपनी चीज़ें, कभी पिता के बारे में, कभी आप लोगों को पता है तो कभी उनके बारे में लिखना, कभी कुछ चीज़ें संकलित करना और कभी अपना काम करना। इस बीच में मेरी भी ये है कि मैं शहर के नाम की उस नायिका की तरह हूँ जो एक ऐसी जर्नी में है जिसने ना जाने क्या क्या देखा, क्या क्या भोगा और वो कैसे अपने आप को उन चीज़ों से उसकी जैसे अनजान भी नहीं है, कहना मुश्किल है, पर वो उसमें उसकी कोई गलती भी नहीं है। क्योंकि डिस्कवरी नाम की जो एक चीज़ है वो कहते हैं कि बिना कुछ खोए नहीं होता। और मुझे इस कहानी में वही लगता है कि आज मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने पढ़ा है वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें पढ़ें। और कभी अगर मौका लगा तो देखिए आजकल कहानियों का रिकॉर्ड किया जा रहा है, जैसे रेडियो नाटक होता था वॉइस के थ्रू। तो कभी मुझे मौका लगा तो मैं वो करूँगी, अगर मृदुला जी चाहेंगी तो, ताकि उसको रिसाइट अच्छी तरह किया जाए और जो भी चाहे पॉकेट रेडियो एफएम की तरह होता है कि लोग उस पर सुन सकते हैं। तो मेरी ये इच्छा है, मेरी अपनी ये इच्छा है और ये अभी अभी ही आई कि इसको ऐसे भी किया जा सकता है कि पॉकेट रेडियो की तरह अगर वो कहेंगी तो मैं उसका पूरा एक एक खंड में उसका पाठ किया जाए, ताकि लोग अपनी सुविधा अनुसार, जिन लोगों की पढ़ने की इच्छा ख़त्म हो रही है आजकल, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मृदुला जी और आप सभी जो यहाँ सुधी लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, वो जानते ही होंगे कि अब आज की पीढ़ी को पढ़ने से उतनी
वो रुचि नहीं है। सब कुछ डिजिटल है। अगर उसी पे फिल्म बने तो वो देखेंगे, लेकिन पढ़ना उनको मुश्किल लगता है और वो समझ भी नहीं पाते। मैंने कई बार कुछ कहानियों के बारे में मैंने बातचीत की। जब मैं खुद जाती हूँ कहानी नरेट करने, तो मैं देखती हूँ कि सामने वाला समझ नहीं पाता। मैं बता चुकी होती हूँ पूरी बात, अच्छा ये क्यों हुआ, तो मैंने कहा यार इसलिए हुआ ना क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ। तो दैट मीन्स कि रीडिंग कैपेसिटी अब लोगों की कम है, तो वो जो है उनका समझ नहीं पाते। तो अजय यदि ये डिजिटल हो जाए, यानी इसको रीड कर दूँ मैं अपनी आवाज़ में, तो वो मुझे मुझे भी अच्छा लगेगा। और आई थिंक जो आज की आबादी है, आज के जो जनरेशन है, उनके काम की चीज़ है, क्योंकि ये डिजिटल है। आज की युवा पीढ़ी को सब कुछ उसमें चाहिए, मोबाइल में चाहिए। रेडियो सुनना है तो मोबाइल में, पिक्चर देखना है तो मोबाइल में, कहानी सुननी है, कविता सुननी है, तो सब कुछ मोबाइल में। तो ये इस तरह से अब है कि वो संभव हुआ तो ये होगा, वरना तो ये ही काफ़ी है कि इस तरह की कहानियाँ। और मृदुला जी ने अपने टाइम में जैसा लिखा, मैं इसको कहीं से अतिशयोक्ति नहीं लें कि मैं बहुत भावुक होकर के उनके प्रेम में पढ़ के, प्रेम में तो हूँ, उनको बहुत बहुत मानती हूँ, बहुत अच्छी लगती हैं। पर ये नहीं है कि मैं बायस्ड होके कह रही हूँ कि उनके जैसी अद्भुत लेखिका मैंने नहीं देखी। मैं बहुत कम है। और उनकी जो भाषा है, और वो जो अपने समय से, अपने काल से, पीरियड से आगे जाके होती है, शहर के लिए एक ऐसा उदाहरण है जिसको मैं देखती हूँ कि वो कितनी आगे थी। और जब मैं मिली थी तो मैं यही सोचती थी कि मैम आपके ज़माने में आपने कैसे लिखा। मेरे ये सवाल हुए थे उन दिनों। और दोनों बहनें, एक ही घर में दो दो लेखिकाएँ, मंजुल जी भी, उनकी बहन भी बहुत अच्छा लिखती थी, ये भी। और सबसे बड़ी बात है कि मृदुला जी आज भी सक्रिय हैं। और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज की एज में लगातार लिखना, और ये जानते हुए कि आज की पीढ़ी अब नहीं पढ़ रही है, वही पढ़ रही हैं जो पढ़ते थे, या उनके जो फ़ैन हैं, फ़ैन फॉलोइंग है, वो तो पढ़ ही लेते हैं कि नया क्या आया है उन्होंने, अब नया उन्होंने किस तरह से लिखा, अब उनका क्या ग्राफ है, किस तरह की क्राफ्ट पे उन्होंने काम किया। क्योंकि शैलियाँ, लेखन की शैलियाँ भी, लेखन की विधाएँ भी जो है अब तो चेंज हो रही हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनकी जो कहानियों की बुनावट है, और वो बोलती भी बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने उनसे बातचीत किया है वो जानते हैं कि वो कितनी प्यारी बातें करती हैं, और बिल्कुल दोस्ताना, हम उम्र सहेलियों की तरह बातें करती हैं। हमने तो कई बार उनके साथ दिल खोल के बातें की हैं, हंसी भी। मैं ये सब बात करते हुए बहुत भावुक हो रही हूँ मैम। मतलब दरअसल मैं दिल्ली के उन दिनों को बहुत मिस करती हूँ। बहुत याद आती है दिल्ली, शहर के उस नाम के उस लड़की की तरह, क्योंकि मेरा शहर भी कभी दिल्ली ही हुआ करता था। तो इसलिए बहुत याद आती है, आपकी याद आती है, दिल्ली की याद आती है। बस मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी है। जन्मदिन की हार्दिक बधाई आपको फिर से मैं। जी शुक्रिया असीमा जी, इस बेहद महत्वपूर्ण, भावपरक, आत्मपरक वक्तव्य के लिए। और असीमा जी, स्क्रीन पर देखें और इस पुस्तक को देखें और इस चित्र के बारे में कुछ बतलाएं। असीमा जी को शायद हमारी आवाज नहीं आ रही होगी, इस चित्र को लेकर कुछ कहें। असीमा जी, असीमा जी।
इस चित्र को लेकर कुछ कहें। हाँ, अच्छा, मैं भूल ही गई थी। दरअसल पता नहीं कैसे, जब मैंने उनकी कहानियाँ की थी, दोनों कहानी जिसकी चर्चा मैं कर चुकी हूँ, तो काफ़ी लोगों ने, वहाँ के दर्शकों ने देखा। और धन्यवाद मृदुला जी, मैं बहुत भावुक हो रही हूँ। आप मैं बहुत मिस कर रही हूँ मैम, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तो ये देखिए मैम कि हम दोनों की बॉन्डिंग कैसी है, कि आपकी कहानी के ज़रिए आपकी असीमा कैसे अमर हो गई। कहते हैं ना, अब इसके बाद मौत भी आए तो क्या गम है। क्या बात आपकी है, वाह। असीमा जो है, किस तरह जुड़ी नियति का देखिए खेल है, कि मैं आप बिना आपसे आपने मुझे जाने बिना आपने एक किरदार का नाम असीमा सोचा, उस पे लिखा, और मुझे फिर बाद में आपसे मिलने का मौका मिलता है, आपकी कहानियों को मंच पे एक्ट करने का मौका मिलता है, आपकी कहानियों को दूरदर्शन के लिए एक्ट करने का मौका मिलता है। और उन्हीं दिनों अखबारों में और इतनी मैं चर्चा में आई कि ये तस्वीर पता नहीं कैसे आ, समकालीन प्रकाशन के जो महेश भाई हैं, उनकी नज़र में ये आई। और जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने बिना पूछे इस किताब के कवर पे मेरी तस्वीर को डाला। और ये मुझे मैं तो यही कहूँगी कि जब तक ये धरती रहेगा, जब तक ये सूरज चाँद सितारे रहेंगे, तब तक मृदुला जी की इस कहानी और इस किताब के ज़रिए मैं भी साहित्य में एक मतलब वो अमर रहूँगी। क्योंकि मुझे कई लोगों ने ये कहा कि हरी बिंदी हमने इसलिए लिया वो किताब कि कवर पे मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी तो किताब खरीद ली। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जबकि मृदुला जी बहुत बड़ी राइटर है। और मतलब उनकी कहानियाँ, इसमें भी हरी बिंदी में भी कई कहानी, और हरी बिंदी भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि उसमें भी एक लेडी जो अपनी मोनोटोनस लाइफ से बोर हो गई हैं, मैरिड वुमेन, और वो एक दिन के लिए अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हैं। तो अच्छा किया आपने ये दिखाया, क्योंकि हरी बिंदी भी बहुत खूबसूरत कहानी है, और उसमें अन्य कई कहानियाँ हैं। और ये किताब शायद है मेरे, हाँ हाँ मेरे पास है। तो ये मैं बहुत नॉस्टैल्जिक हो रही हूँ कि आज जी। इतनी सारी बातें मृदुला जी के थ्रू मुझे सरप्राइज़ मिल रही हैं। सो मैम, बर्थडे आपका है और सरप्राइज़ मुझे मिल रहे हैं, एंड इट्स अ म्यूचुअल फीलिंग कि मैं आपके बारे में इस तरह जुड़ी। और ये तो संयोग ही कह सकते हैं ऊपर वाले का, ये मात्र संयोग मानती हूँ, और मेरा सौभाग्य कि मैं आपसे इस तरह से जुड़ी, ये बहुत बड़ा मेरे लिए सौभाग्य है। और मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ, आप सभी से मैं कहती हूँ कि मुझे आशीर्वाद दें आप लोग, कि मैं उस तरह लेखिका नहीं हूँ, मैं उस तरह कवित्री नहीं हूँ, पर मैं पढ़ती बहुत हूँ, समझती बहुत हूँ। जो इमोशंस के जो थ्रेड्स हैं, जो ताने बाने हैं, वो मुझे समझ में आता है, मैं उससे रिलेट करती हूँ, जुड़ती हूँ, महसूस करती हूँ। मैं कभी कभी रोती हूँ उन किरदारों के साथ, चुप बैठती हूँ, ठहर जाती हूँ। तो मृदुला जी की अनगिनत कहानियाँ हैं। मैंने हालांकि अभी बाद में आ, उतना मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन जितना पढ़ा है, चाहे वो कटगुलाब हो, चाहे शहर के नाम हो, और ये चाहे मीरा नाची के अंदर कई कहानियाँ हैं। और मैं ये कहती हूँ, इस मंच से मैं कहना चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि लोगों को सुनना चाहिए और मेरी बात पे गौर करना चाहिए। और इसलिए नहीं कि मैं कह रही हूँ, आज ओटीटी और बहुत सारे चैनल्स वाले मुझसे पूछते हैं कि कहानी कहाँ है, अच्छी कहानी नहीं है। भाई, अच्छी कहानी पढ़ो तो, कहानियों तक जाओ तो, कहानियाँ उठ के आप तक कैसे आ जाएंगी। मैं इस आज इस मंच से ये बोलना चाह रही हूँ,
आप लोग अगर मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो एक बार, और मुझे बहुत खुशी होगी कि मृदुला जी की कटगुलाब पर और शहर के नाम पर कम से कम एक फिल्म तो बननी चाहिए। मेरे पास मौका होता, देखिए फिल्म मेकिंग सबसे पहले मनी मैटर है। आज आप लोग देखते हैं कि किसी भी फिल्म की समीक्षा में सबसे पहले पंक्ति लिखी जाती है कि कितने करोड़ की फिल्म बनी है। सो अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव दैट मच मनी। मेरे जीवन के अभी बेसिक मुद्दे ही नहीं सुलझे हैं। नहीं तो मृदुला जी जानती हैं कि जब मैंने उनकी कहानियाँ की थी, उस समय भी मैंने कभी किसी से कोई मदद नहीं ली, अपने दम पे मैंने वो कहानियाँ की थी, मंचन किया था। तो अगर मैं मंचन कर सकती हूँ और ईश्वर ने मुझे जो सुन रहा है, अगर इतने पैसे दिए, तो मैं यकीनन कट गुलाब और शहर के नाम बनाना चाहूँगी। बाकी ईश्वर चाहे, मेरी अपनी ये विश है, पता नहीं कब पूरी हो। जी बिल्कुल, ऐसा ही कुछ होगा। और हम लोग इस चित्र को भी देखते चलें, मुझे दिल्ली क्यों के उन आवाज़ दिनों की। नहीं आ रहा है? जी, यह जो चित्र है दिल्ली के उन दिनों की, इसको लेकर भी कुछ मुझे ये भी कहें। डर लग रहा है कि पता नहीं क्या मैंने टच कर दिया कि आवाज़ चली गई है। मैं और कुछ छेड़छाड़ दूँ तो जो दिखाई दे रहे वो भी नहीं होगा, तो मुझे डर लग रहा है। जी कोई बात नहीं, हम लोग किसी न किसी माध्यम से मुझे ये सब का आ, मुझे यह चित्र मुझे संभवतः इस तस्वीर दिल्ली के के बारे उन में दिनों की बिल्कुल है। याद नहीं था, और ये तस्वीर कब ली गई है, कैसे ली गई है। आज जब आपने मुझे उस पोस्टर के लिए भेजा तो मैं चौंक गई कि ये तस्वीर कब ली गई है, और मैं उसको बहुत गौर से देख रही थी। और आप बहुत ही देखिए प्यारी कि तस्वीर। हम दोनों ने जो शॉल ओढ़ा है वो लगभग एक जैसी है। उनके भी लाल और ये है, ब्लैक एंड रेड है। मेरा शॉल भी रेड एंड ब्लैक है, और ये शॉल अभी तक मेरे पास है, क्योंकि मुंबई में सर्दियाँ कम होती है तो कम ही निकलती है, तो वो है। और ये उन्हीं दिनों की तस्वीर है जब शायद हम कहानियाँ कर रहे थे या कर चुके थे। मुझे ठीक ठीक याद नहीं है, पर मुझे अच्छा ये लगा कि मृदुला जी के खजाने से, एल्बम से ये निकला है, तो इसका मतलब मृदुला जी ने इसको संभाल के रखा। बिल्कुल। इस तस्वीर को संभालने का मतलब है कि उन्होंने मुझे मान दिया है, मुझे उनका प्यार नसीब हुआ है। और ये मैं टचवुड टचवुड टचवुड, मुझे किसी की नज़र ना लगे। मैम, मृदुला घर का प्यार हासिल होना कोई आम बात नहीं है। बिल्कुल बहुत सही बहुत बात है। अमीर, आज मैं अपने आप को दुनिया की सबसे अमीर महसूस कर रही हूँ। हाँ, मुझे वही लग रहा है, उन्हीं दिनों हम बार बार मिला करते थे। एक दो बार एनएसडी के भी कैंपस में मिले, तो मुझे लग रहा है ये एनएसडी का ही कैंपस है। और मुझे शायद। बहुत अच्छा लगा कि आपने संभाल के रखा है। एंड मुझे इसके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, ये सबके, जो अगर आप ले सके अर्पण भाई, बिल्कुल। तो मुझे बिल्कुल सत्कार रहेगा भेजूंगा। ये सब। और मैं अब संभाल के रखूँ। और मृदुला मैम, मिलते हैं, और जल्दी से कहीं कोई मौका मिलता है, फिल्म का तो मैं नहीं कह सकती अभी, लेकिन मंचन का मौका मिलता है, मंचन करूँगी। और दूसरा, इस पे गौर कीजिए कि शहर के नाम को पूरा रेडियो की तरह मुझसे मेरी आवाज़ में आप कहानी उसको पाठ करवा लें, तो मैं तैयार हूँ। उसको सोच के देखिएगा अर्पण भाई कि कैसे होना है। जी बिल्कुल करेंगे, उसे भी करेंगे। जी, असीमा मुझे जी। लग रहा है। जी। मैम, बहुत और साल हुए तो बहुत सी बातें अब दिमाग में गड़बड़ हो गई है मेरे। जी मित्रों, हमने अभी असीमा भट्ट जी को सुना, रंगकर्मी और अभिनेत्री को सुना, और एक रचनाकार को भी सुना, एक ऐसी एक ऐसी कवित्री को भी सुना जो असफल प्रेमिकाएं, काली लड़की के नाम कविता, दीदारगंज की यक्षिणी जैसी कविताएं लिखती हैं। और जब हरी बिंदी वाली पुस्तक का चित्र
यहां स्क्रीन पर साझा हो रहा था तो मुझे असीमा भट्ट की वे दो पंक्तियां भी याद आ रही थी। असीमा जी अच्छा, मैं लिखती हैं। जाते 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 जी। जाते एक बात कह दूं, मैं भूल गई थी। नहीं तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। इस कार्यक्रम से पहले मैं तैयार हो रही थी तो सूरज प्रकाश जी का, दिल्ली में ही आजकल है वो, गुड़गांव में फ़ोन आया। तो मैंने कहा मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगी, मृदुला जी पर कार्यक्रम है। तो उन्होंने कहा उनको भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं दे देना जन्मदिन की। तो मैं निकल रहा था मेरे दिमाग से और मुझे बहुत डांट पड़ती। तो मृदुला जी, आपको सूरज प्रकाश जी ने भी जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ दी हैं, उनकी तरफ से भी आपको प्रणाम। और मैं अपनी तरफ से, और मैम आज मैं बहुत भावुक हो गई हूँ, पता नहीं मैं रोऊंगी। कल मैं आपसे जी भर के बात करूँगी, फ़ोन करूँगी। तो एंड अर्पण भाई, आपने बहुत बड़ा सहयोग बना दिया। आप जो ये माध्यम बने, इन भूली बिसरी चीज़ों को, भूली हुई यादें मुझे इतना ना सताओ, तो वो जो याद दिलाया है आज, मैं इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका आभार। माफ कीजिएगा, मेरा भी माइक ऑफ था। असीमा जी हमारे साथ जुड़ी रही और बहुत ही सुंदर बातचीत हुई। कई ऐसी निजी यादें उन्होंने हमारे साथ साझा की। मगर वे निजी यादें किस लिए महत्वपूर्ण हैं? वे इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसमें साहित्य और संस्कृति का जो पूरा एक समय है, एक गुजारा हुआ समय है, वह धड़कता है। इसलिए वे यादें निजी होकर भी निजेतर महत्व की हो जाती हैं। हमने शुरू में भी यह बात कही थी कि 70 के दशक की बिल्कुल शुरुआत में मृदुला गर्ग लिखना शुरू कर देती हैं। और अभी हरी बिंदी कहानी की चर्चा हुई और इस नाम से अलग से भी पुस्तक आई। पहले वह किसी और संग्रह में रही। तो हरी बिंदी निश्चय ही मृदुला गर्ग की एक बेहद लोकप्रिय कहानी है। एक ऐसी कहानी है मृदुला गर्ग की जिसे लेकर वे आज भी भावुक हो जाती है। और एक रचनाकार भावुक क्यों हो जाता है? वह इसलिए भावुक हो जाता है कि पाठक उसे उन कहानियों की याद दिलाते हैं। कई बार रचनाकार अपनी पीछे की कहानियों को भूल भी जाता है या उस पर समय की एक गर्द भी जमा हो जाती है। मगर कोई पाठक देश का, विदेश का या अनुवाद में किसी रचना को पढ़ रखा हो, वह जब उसकी चर्चा करता है तब लेखक बाध्य हो जाता है कि अपनी उस रचना को लेकर पुनः पुनः सोचे। हरी बिंदी मृदुला गर्ग की ऐसी ही एक कहानी है। और जब उनकी पुस्तक मृदुला गर्ग की लोकप्रिय कहानियां आ रही थी और जब मृदुला जी इसके लिए आमुख लिख रही थी, तब उन्होंने अपनी अपनी उस भूमिका में, अपने उस आमुख में इस कहानी की चर्चा की है। मैं जाते जाते कार्यक्रम के अंत में मृदुला गर्ग की उन बातों को यहां पर रख रहा हूं जो हरी बिंदी शीर्षक कहानी से जुड़ी हुई बातें हैं, जो स्वयं मृदुला गर्ग लिख रही हैं। वे लिखती हैं, धर्म युग में 1972 में प्रकाशित हरी बिंदी मेरी
प्रारंभिक कहानियों में से थी और छपने के साथ ही मेरे नाम और लेखन का पर्याय बन गई थी। कई बार ऐसा हुआ कि मुझे पहली मर्तबा देखने पर छूटते ही किसी ने कहा, अरे आपने हरी बिंदी नहीं लगाई। इसमें कुछ हाथ धर्म युग की लोकप्रियता का था, कुछ कहानी की कथा वस्तु का मनचाहा दिन बिता पाने पर कहानी में जो स्त्री मन का उल्लास व्याप्त था वह पाठक को भी अपरिभाषित उल्लास से भर दिया करता था। मुझसे कई बार कहा गया कि अकेली स्त्री की ऐसी उन्मुक्त मनमौजी दिलकश दिनचर्या हिंदी कथा साहित्य में पहली बार उभारी गई थी। इस कहानी का अनुवाद अनेक भाषाओं में हुआ है, अंग्रेजी, जर्मन, इतालवी वगैरह में। बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में यह हिंदी पाठ्यक्रम का हिस्सा है और उसका वाचन यूट्यूब पर उपलब्ध है। अब भी मुझसे कोई विदेशी या प्रवासी भारतीय टकराता है तो यही कहता है, आपकी हरी बिंदी धर्म युग में पढ़ी थी। तो एक किस तरह से पाठकों की जो प्रतिक्रियाएं हैं लेखक को या लेखकों को कितना प्रभावित करती हैं। बहुत ही अच्छी चर्चा रही और एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद असीमा जी, शुक्रिया। और मित्रों, मृदुला गर्ग जी पर यह एकाग्र जारी है। कल एक नई कड़ी में पुनः मिलते हैं। धन्यवाद और शुभ रात्रि। और उसके पूर्व मैं उन लोगों के नाम ले लूं जो इस कार्यक्रम को देखते रहे। उनमें स्मिता शर्मा जी, जयश्री पुरवार जी, मृदुला गर्ग जी, सुधा अरोड़ा जी, जयश्री पुरवार जी और तमाम लोग जो इस कार्यक्रम को देखते रहे। प्रियंका गिरी जी, रजनी रानी जी, रेखा निगम जी, रश्मि पाठक जी, महेंद्र रंगा, भानु प्रकाश रघुवंशी जी, विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, स्मिता शर्मा जी और तमाम लोग, शुक्रिया। कल एक नई कड़ी में नए वक्ता को सुनते हैं। शुभ रात्रि। धन्यवाद असीमा जी।